गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। अगर आप लोग टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, पेपर सेकंड, चैप्टर फोर्थ, चैप्टर नंबर 4, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। यह आज का हमारा पूरा टॉपिक है, चैप्टर है, और एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खलास, पूरा कंटेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला के साथ। ठीक है, आपको पूरा कंटेंट मिलेगा और उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न भी मिलेगा। ठीक है साथी, अब देखिए, आपको कंटेंट की तरफ ले चलते हैं। आप लोग देखिए आज का पूरा कंटेंट, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के सहयोगी शैक्षिक विभाग एवं इकाइयां। तो शैक्षिक विभाग एवं इकाइयों के बारे में जानिए। शैक्षिक सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन विभाग होता है, पाठचर्या एवं पाठ्य पुस्तक विभाग, शिक्षक शिक्षा विभाग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, बाल विकास एवं विशेष शिक्षा विभाग, भाषा शिक्षा विभाग, महिला अध्ययन एवं विस्तार विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर EMMRC, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, विद्यालय शिक्षा में नवाचार का प्रकोष्ठ। तो यहाँ एनसीईआरटी के सहयोगी शैक्षिक विभाग और इकाइयाँ थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का संगठन, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो महानिदेशक डायरेक्टर होते हैं, वो दो भागों में बांट, शैक्षिक विभाग के बारे में डिपार्टमेंट्स और क्षेत्रीय शिक्षा विभाग से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के बारे में। उसके बाद में विभिन्न इकाइयां एवं केंद्र। आइए अब आपको अगले पॉइंट पे ले चलते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीईआरटी, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देना, पाठचर्या की रूपरेखा, पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों का विकास क्या है करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना, नवाचारों एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना, शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्या करना है, सहयोग देना, शैक्षिक संसाधनों का विकास एवं क्या करना है, प्रसार करना, समान समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को क्या करना है, बढ़ावा देना है। उसके बाद में अब चलिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की प्राथमिकताएं। गुणवत्तापूर्ण विद्यालय शिक्षा का क्या है, विकास, समावेशी एवं समतामूलक शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा एवं मूल्यों का समावेश, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग, पर्यावरणीय एवं सतत विकास शिक्षा, शिक्षक क्षमता निर्माण करना, बाल केंद्रित एवं अनुभवात्मक अधिगम को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो यह जो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की प्राथमिकताओं के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्य। फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी, अनुसंधान, अध्ययन एवं शैक्षिक प्रयोग करना, पाठचर्या, पाठ सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक फिल्मों, रेडियो टीवी कार्यक्रमों एवं मल्टीमीडिया सामग्री का क्या करना है, निर्माण करना, शैक्षिक सांख्यिकी और दस्तावेजीकरण करना, विद्यालय शिक्षा से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों में क्या करना है, सहयोग करना है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के माध्यम से राज्यों को शैक्षिक सहयोग देना है। तो यह जो है हमारा 5 पॉइंट था किसका, एनसीईआरटी का। अब देखिए एनसीईआरटी के बाद में एनसीटीई, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। एनसीटीई से क्या है,
एनसीटी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का इतिहास क्या रहा, इस इतिहास के बारे में जानिए। स्थापना वर्ष 1993 में, कब? 1993 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 आया। यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। तो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का संगठनात्मक ढांचा, एनसीटी का संगठनात्मक क्या है? ढांचा। इनका ढांचा क्या है? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटी, इसके अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं। फिर इनके सदस्य में क्या है? क्षेत्रीय समितियां, उप समितियां जहां आवश्यक होती हैं। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के उद्देश्य एवं क्या है? कार्य। उद्देश्य शिक्षा कार्यक्रमों का नियमन और मानकीकरण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षक तैयार करना, यह तो इनका उद्देश्य है। अब इनका कार्य देखिए क्या है? शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता देना और संभावित करना, मानक निर्धारित करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना, शिक्षक शिक्षा से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या करना है? तैयार करना है। उसके बाद में साथी अब देखिए अगले पॉइंट पर, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का योगदान, क्या योगदान रहा? शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता और स्तर को उन्नत किया। क्या किया? उन्नत किया। देश भर में शिक्षक शिक्षा संस्थानों के मानक निर्धारित किए गए। नए शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के विकास में मार्गदर्शन भी दिया गया। निरंतर एवं समग्र शिक्षा विकास की प्रेरणा दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा समिति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षक शिक्षा को व्यवसायिक और उत्तरदायी क्या किया? बनाया। उसके बाद में साथी यह आपका स्लाइड पूरा कंप्लीट होता है। अब ले चलते हैं आपको अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी क्या आती है देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, इसको बोलते हैं न्यूपा। क्या कहते हैं? न्यूपा। न्यूपा में क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय का क्या है? इतिहास। अब इतिहास के बारे में जानिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा की स्थापना 1973 में भारत सरकार द्वारा की गई। यह विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यह विद्यालय? तो नई दिल्ली में। इसकी स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में योजना प्रशासन प्रबंधन एवं नेतृत्व विकास हेतु उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए की गई थी। न्यूपा का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं शैक्षिक प्रशासन में दक्ष मानव संसाधन का क्या करना है? विकास करना है। उसके बाद आता है न्यूपा के कार्य। न्यूपा के कार्य क्या है साथी? न्यूपा के कार्य के बारे में समझिए। शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षा के क्षेत्र में नीट निर्माण योजना एवं प्रबंधन में सहयोग प्रदान करना, शैक्षिक संस्थानों के लिए अनुसंधान मूल्यांकन एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करना, शैक्षिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम कार्यशालाएं एवं सेमिनार आयोजित करना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग और समन्वय स्थापित करना, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार गुणवत्ता सुधार एवं परिवर्तन को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है, मोटिवेशन देना है। अब देखिए क्या है आप, न्यूपा का यह हमारा विश्वविद्यालय है। कहाँ? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1973 ईस्वी में। ठीक है। यह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली। उसके बाद में अब चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। आता है हमारा कौन सा? इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। अब देखिए इग्नू के बारे में आप जानिए, न्यूपा के बारे में आप जान गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। अब देखिए क्या है इसमें, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना 19 नवंबर 1985 को, कब? 19 नवंबर 1985 को संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है। यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय है। भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्या है? यह मुक्त और दूरस्थ विश्वविद्यालय है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सभी तक पहुंचाना है, विशेषकर उन लोगों तक जो नियमित शिक्षा से क्या है? वंचित हैं। इग्नू के विभिन्न विद्यापीठ: मानविकी विद्यापीठ, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, वाणिज्य एवं प्रबंधन विद्यापीठ, विज्ञान विद्यापीठ, शिक्षा विद्यापीठ, इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ, व्यवसायिक अध्ययन विद्यापीठ, स्वास्थ्य विज्ञान विद्यापीठ। यह जो है इग्नू के विभिन्न विद्यापीठ है, ब्रांच है, ब्रांचेज ऑफ इग्नू। इग्नू के 8 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 8 हैं। इग्नू के उद्देश्य: ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इग्नू, उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुंचाना, राष्ट्रीय विकास में योगदान देना, जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहित करना, कौशल विकास में रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करना। उसके बाद आता है इग्नू की शिक्षण विधियां। क्या है? इग्नू की शिक्षण विधियां। अब देखिए इग्नू की शिक्षण विधियों के अंतर्गत क्या क्या है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। स्वाध्याय सामग्री, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, मुद्रित एवं डिजिटल अध्ययन सामग्री, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम, रेडियो, टेलीविजन और इग्नू का ज्ञान दर्शन चैनल है। ऑनलाइन कक्षाएं, ई ज्ञान कोश, वेब लिंक, ई पाठशाला आदि आती है। परामर्श सत्र, काउंसलिंग सेशन, अध्ययन केंद्रों पर आमने सामने, मोबाइल ऐप एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके बाद में इग्नू का पाठ्यक्रम, सिलेबस ऑफ इग्नू। इग्नू विभिन्न स्तरों पर कार्य पाठ्यक्रम संचालित करता है। प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी। उसके बाद में पाठ्यक्रम विभिन्न विद्यापीठों के अंतर्गत अनेक विषयों पर उपलब्ध है। पाठ्यक्रम को अद्यतन एवं रोजगारोन्मुखी बनाया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम की जानकारी इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होती है। अगर आपको नई नई जानकारी लेना है तो इग्नू की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको सूचनाएं मिल जाती हैं। इग्नू के अध्ययन केंद्र, स्टडी सेंटर ऑफ इग्नू। इग्नू के अध्ययन केंद्र देश विदेश में स्थापित किए गए हैं। भारत में 3000 प्लस अध्ययन केंद्र और विदेशों में भी अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। एक केंद्र विद्यार्थियों को परामर्श, अध्ययन सामग्री वितरण, परीक्षा एवं अन्य सहायता प्रदान करते हैं। स्टडी सेंटर भारत में कितने हैं? 3000 प्लस इग्नू के क्या हैं? स्टडी सेंटर हैं, अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। उसके बाद में अब आपको ले चलते हैं इग्नू की मूल्यांकन पद्धति। सतत मूल्यांकन, असेसमेंट। प्रत्येक पाठ्यक्रम में असाइनमेंट दिए जाते हैं। इन्हें जमा करना अनिवार्य होता है। आमतौर पर 30% इनको क्या मिलता है? भारांक मिलता है। परामर्श सत्र में भागीदारी, काउंसलिंग। परामर्श सत्रों में भाग लेना छात्रों की बेहतर तैयारी और समझ के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद में टर्म एंड मतलब एंड परीक्षा, यह लिखित परीक्षा होती है जो सत्र के अंत में आयोजित की जाती है। आमतौर पर 70% इनको क्या मिलता है? भारांक दिया जाता है। ग्रेडिंग प्रणाली, ग्रेडिंग सिस्टम। इग्नू 0 से 100 के अंकों के आधार पर ग्रेड प्रदान करता है। ABCDEF। परिणाम घोषणा, रिजल्ट डिक्लेरेशन। परीक्षा परिणाम इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किए जाते हैं। तो यह तो इग्नू की मूल्यांकन पद्धति थी। इन मूल्यांकन पद्धति में सतत मूल्यांकन, परामर्श एवं सत्र में भागीदारी, टर्म एंड परीक्षा, ग्रेडिंग प्रणाली, परिणाम घोषणा। तो यह जो है इग्नू की मूल्यांकन पद्धति थी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है साथी, ये सब इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि यह स्थापना पूछा जाता है। उसके बाद में
इग्नू की जो है स्थापना पूछा जाता है, इसका विश्वविद्यालय कहाँ पर है। बस यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी, मैंने आपको इसको दिखा दिया। चलिए आपको ले चलते हैं अगले स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी ओपन होती है साथी। इस स्लाइड में क्या है देखिए, मुक्त विद्यालय शिक्षा, ओपन स्कूल एजुकेशन, संस्थान के रूप में स्थापना का प्रस्ताव, रिसोल्यूशन ऑफ इंस्टैब्लिशमेंट एज एन इंस्टीट्यूट। मुक्त विद्यालय शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव रखना। यह संस्थान लचीली, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कार्य करेगा। उसके बाद में साथी, इसके बाद में देखिए, शासन प्रशासन वित्त पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन की स्पष्ट संरचना क्या है, आवश्यक होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट है मुक्त शिक्षा का कार्य, मीनिंग ऑफ ओपन एजुकेशन। मुक्त शिक्षा व शिक्षा जो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए उपलब्ध हो। इसमें प्रवेश के लिए आयु, स्थान, समय या शैक्षणिक योग्यता की कठोर बाधाएं नहीं होती है। चाहे जब एडमिशन ले लो, चाहे जब आओ, चाहे जब जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। यह आत्म अध्ययन, लचीली अवधि और व्यक्तिगत गति पर क्या होती है, आधारित होती है। मुक्त विद्यालय शिक्षा की विशेषताएं, सभी के लिए समान अवसर होते हैं, लचीली प्रवेश एवं निकास व्यवस्था दी जाती है, समय एवं स्थान में लचीलापन होता है, स्व अध्ययन पर आधारित होती है, कम लागत में यह शिक्षा पूर्ण हो जाती है, विविध शैक्षिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं सहायता भी मिलता है इससे। उसके बाद में अब अगला पॉइंट हमारा आता है चौथा, मुक्त विद्यालय शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। अब लक्ष्य एवं उद्देश्य को समझिए। शिक्षा के सार्वभौमिक को बढ़ावा मिलता है, स्कूल से छूटे हुए विद्यार्थियों को शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाता है, वयस्क एवं कार्यरत व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक विकास में सहायक होना, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास करना, जीवन पर्यंत शिक्षा की भावना का विकास करना। मुक्त विद्यालय शिक्षा के कोर्स एवं संसाधन, विविध पाठ्यक्रम, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और व्यावसायिक, मुद्रित स्व अध्ययन सामग्री, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम होता है, रेडियो, टीवी एवं ऑनलाइन सामग्री होती है, संपर्क कक्षाएं, कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस, असाइनमेंट एवं प्रैक्टिकल कार्य भी दिए जाते हैं। उसके बाद में अब आता है शैक्षणिक योग्यता, कोर्स के अनुसार न्यूनतम योग्यता निर्धारित होना, प्रवेश हेतु आयु में लचीलापन होना, पूर्व शिक्षा के प्रमाण पत्र आवश्यक जहां लागू हो, व्यवसायिक कोर्सों हेतु विशेष योग्यता निर्धारित की जा सकती है। तो यह जो है शैक्षणिक योग्यता होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें यही मांगता है। अब आता है शिक्षा एवं शैक्षिक सामग्री। शिक्षा एवं शैक्षिक सामग्री में सरल, स्वाध्ययन योग्य एवं रोचक सामग्री होती है। उसके बाद में जीवन में से संबंधित उदाहरण सहित दिए जाते हैं, विभिन्न माध्यमों से सामग्री की उपलब्धता दी जाती है, अद्यतन एवं विषयानुकूल सामग्री होनी चाहिए, बहुभाषी सामग्री का क्या होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। उसके बाद में अब आता है हमारा अगला पॉइंट है मुक्त विद्यालय शिक्षा के गुण। क्या क्या इनके गुण हैं। मेरिट्स ऑफ ओपन स्कूल एजुकेशन, सभी के लिए सुलभ एवं समावेशी होना चाहिए, समय, स्थान और आयु की बाधा नहीं होनी चाहिए, कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता एवं स्व अध्ययन की प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए, कार्यरत व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शिक्षा का लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। तो यह विद्यालय शिक्षा के क्या हैं, उनके गुण हैं। मुक्त विद्यालय शिक्षा के दोष, अब देखिए इनकी अच्छाई तो बुराइयां भी होनी चाहिए, कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो स्व अध्ययन में अनुशासन की कमी हो सकती है, मतलब जब अपने आप पढ़ेंगे तो उसमें कोई अनुशासन की बाध्यता नहीं होती है। जब मन के अपना पढ़ेंगे, सो कर पढ़ेंगे, बैठ के पढ़ेंगे, जाकर पढ़ेंगे। जैसे आजकल ऑनलाइन का जमाना हो गया है, तो ऑनलाइन के क्रेज में बच्चे कहते हैं अरे अब वहीं पढ़ ले भाई, 2 घंटा बाद पढ़ ले भाई, पता नहीं कब पढ़ पाएंगे। तो इसमें जो है संपर्क कक्षाओं की कमी और समझ में कठिनाई भी आ जाती है। अगर आप फेस टू फेस कक्षा से जुड़े हुए टीचर से,
तो उसमें कोई कमियां नहीं होंगी। अगर दूर से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ऑनलाइन में क्या है, अगर टीचर लाइव आएगा जब, तब अपने आपकी समस्या सुनेंगे और आपको तब डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो यह इस प्रकार की कठिनाई होती है। व्यावसायिक कार्यों में सीमित अवसर होते हैं, सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। समाज में अभी भी पूर्ण मान्यता की कमी होती है कुछ क्षेत्रों में। अब आता है हमारा साथी अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा है, ये तो विद्यालय के दोष हो गए, मैंने आपको बताया इतना। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है मुक्त विद्यालय शिक्षा का विद्यालय शिक्षा में योगदान। विद्यालय से बाहर बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, मतलब जो विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसको बाहरी वातावरण से क्या करना, जोड़ना। ड्रॉप आउट दर को कम करना, समान शिक्षा अवसर प्रदान करना। ऐसा नहीं है कि गरीब घर के बच्चे तो उनको जो है ले जाकर पीछे में बैठा दो, जो अमीर घर के बच्चे उनको एसी में बैठा दो, ऐसा नहीं है। समान शिक्षा समान अवसर देना, विद्यालय शिक्षा की पूरक व्यवस्था के रूप में कार्य करना, राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होना। अनौपचारिक एवं मुक्त विद्यालयों द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों की प्रभावशीलता होती है। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम, साक्षरता एवं जागरूकता बढ़ती है। कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। महिला शिक्षा कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण में सहायक होता है। समुदाय आधारित कार्यक्रम, सामाजिक विकास में योगदान होना। जीवन स्तर एवं सामाजिक चेतना में क्या होना, सुधार होना। इस तरीके से आपका जो है अगला पॉइंट आता है। अगला पॉइंट हमारा है मुक्त विद्यालय शिक्षा की सफलता के लिए आवश्यक तत्व। गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री होती है, प्रशिक्षित शिक्षक एवं मार्गदर्शक होते हैं, जो ट्रेन टीचर होते हैं वही सब पढ़ाते हैं। नियमित संपर्क कक्षाएं होती हैं इनसे। मूल्यांकन की उचित व्यवस्था दी जाती है, तकनीकी का उचित उपयोग होता है। छात्र छात्रा सेवाएं, मतलब छात्र की सहायता सेवाएं मिलती हैं। तो भविष्य की दिशा में डिजिटल तकनीकी का अधिक उपयोग हो गया है। ऑनलाइन एवं मोबाइल आधारित शिक्षा का विस्तार बढ़ गया है। कौशल आधारित एवं रोजगारोन्मुखी कोर्स बढ़ाना, गुणवत्ता अनुशासन एवं मान्यता को सुदृढ़ करना, शिक्षा को अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनाना। तो मुक्त विद्यालय शिक्षा सभी के लिए शिक्षा हर समय हर स्थान पर यह जो है आपको मिलती है। इस तरीके से आपका यह स्लाइड जो है मुक्त विद्यालय शिक्षा कंप्लीट होता है साथी। अब ले चलते हैं आपको अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी आती है राज्य स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। राज्य स्तर पर क्या है, एससीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी होता है वैसे क्या होता है, एससीईआरटी। जिस तरीके से एनसीईआरटी का पूरा प्रकरण आपको अभी समझाया है उसी तरीके से सेम एससीईआरटी का भी होता है। तो एससीईआरटी स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, और उसमें होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। ठीक है। उसके बाद में राज्य शिक्षा संस्थान के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण करवाना। तो जो राज्य शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका ट्रेनिंग क्या होता है, एससीईआरटी राज्य के शिक्षा अधिकारी शिक्षकों, प्राचार्यों, विषय विशेषज्ञों एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, पाठ्यक्रम विकास में सहयोग करना, शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाना, शिक्षक प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना, नवाचार एवं शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग देना होता है। अब आता है एससीईआरटी के कार्य। फंक्शन ऑफ एससीईआरटी, पाठ्यक्रम निर्माण एवं संशोधन, पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री का विकास करना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शैक्षिक अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना, शिक्षा में नवाचार प्रयोगों को क्या हो बढ़ावा देना, शैक्षिक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना, शैक्षिक सांख्यिकी का संकलन एवं विश्लेषण करवाना, यह एससीईआरटी के कार्य होते हैं। अब एससीईआरटी की अधीनस्थ इकाइयां क्या क्या हैं। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है, यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है साथी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, जो मैं यहाँ पर गोला कर दे रहा हूँ। पहला जो इकाइयाँ, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पर है, एक नंबर में बहुविकल्पी में पूछता है, वाराणसी में। कहाँ पर है,
वाराणसी। उसके बाद में मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद प्रयागराज अब कहा जाता है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जिले स्तर पर होता है। क्षेत्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान राइट्स। उसके बाद में उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी इकाई, पुस्तक प्रकाशन इकाई, मूल्यांकन एवं अनुसंधान इकाई। यहाँ जो है इस तरीके से आपका यह सीआरटी के अधीनस्थ इकाइयाँ हुई। अब आप देखिए एक एक करके। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी, राज्य हिंदी संस्थान क्या है? वाराणसी। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में क्या है? हिंदी भाषा विकास, संवर्धन और प्रसार के लिए कार्य करना, हिंदी शिक्षण पद्धति में सामग्री का विकास करना, हिंदी शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित करना, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु संगोष्ठी कार्यशाला एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना। उसके बाद हिंदी में संबंधित शोध एवं प्रकाशन कार्य करना। तो हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में। उसके बाद में साथी अब हमारा आता है मनोविज्ञान के शाला, मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद। कहाँ पर है? तो इलाहाबाद में। इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद। मनोविज्ञानशाला के उद्देश्य शिक्षा और व्यवहार से संबंधित मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करना, शैक्षिक मनोमापन एवं परामर्श की सेवाएं प्रदान करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास में सहयोग देना, अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, शैक्षिक संस्थाओं को मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करना। मनोविज्ञानशाला की कार्य पद्धति एवं कार्य, प्रशिक्षण निर्माण, मानकीकरण एवं प्रयोग, मनोवैज्ञानिक जांच एवं परामर्श, अनुसंधान एवं प्रकाशन, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करवाना। उसके बाद आता है मनोविज्ञानशाला के कार्य। मनोविज्ञानशाला के कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं मापन, परामर्श सेवाएं, अनुसंधान कार्य, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रकाशन एवं विस्तार कार्य। उसके बाद में साथी आता है परीक्षा नियामक प्राधिकारी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ एग्जामिनेशन। अब देखिए शासन द्वारा विभाग में स्वीकृत पद परीक्षा नियामक के संख्या 1 पर, उप परीक्षा नियामक 2, उसके बाद में सहायक परीक्षा नियामक 3, 1 2 3, वरिष्ठ लिपिक 6, कनिष्ठ लिपिक 15, लेखा सहायक 3, स्टेनोग्राफर 2, चतुर्थ श्रेणी कार्यक्रम 10। कुल मिलाकर के शासन के द्वारा विभाग में स्वीकृत पद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कुल टोटल 42 स्वीकृत पद होते हैं। अनुभागों के कार्य एवं वितरण, गोपनीय अनुभाग गोपनीय सामग्री का संधारण एवं परीक्षा प्रश्नपत्रों की सुरक्षा रखना, प्रश्न पत्र अनुभाग प्रश्न पत्र निर्माण, मुद्रण एवं वितरण का कार्य करवाना, परिणाम अनुभाग उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, परिणाम घोषणा एवं प्रमाण पत्र जारी करना, प्रशासन अनुभाग कार्मिक अवकाश सेवा पुस्तिका आदेश आदि का कार्य करना, लेखा अनुभाग वित्तीय लेखा जोखा, बिल भुगतान एवं बजट संबंधी कार्य करवाना। परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्य विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन में एवं संचालन, परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करना, प्रश्न पत्र निर्माण एवं गोपनीयता सुनिश्चित करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, परिणाम की घोषणा प्रमाण पत्र जारी करना, मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्परीक्षण की व्यवस्था करना, परीक्षा संबंधी नियमों अनुशासन का पालन करवाना, शैक्षिक संस्थाओं को आवश्यक दिशा निर्देश देना, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और सुनिश्चित सुधार करवाना। तो यह परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्य हैं, पीएनपी के कार्य हैं। पीएनपी कार्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाएं, कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं, आपको बताता हूं। देखिए समझिए, हाई स्कूल परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, संस्कृत अध्ययन शास्त्री परीक्षा, प्रारंभिक व्यावसायिक सामाजिक परीक्षा,
मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय मतलब विद्यालयों की परीक्षाएं, पुनर्मूल्यांकन, सुधार परीक्षाएं, अन्य विशेष परीक्षाएं, इतना तो इसमें दिया गया है। लेकिन साथ ही इसमें से अब इस समय वर्तमान काल में केवल पीएनपी अगर परीक्षा कोई करा रही है तो डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यही एक परीक्षा इनके निर्देश और इनके कार्यकाल में, इनके संरक्षण में यही एक परीक्षा डीएलएड की हो रही है। बाकी परीक्षाएं अब नहीं हो रही हैं, पहले हुआ करती थी। टेट की भी परीक्षा इसके पहले पीएनपी ही कराते थे, लेकिन अब नया आयोग बन गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश। अब इनके माध्यम से यह परीक्षा करवाई जाएगी, टेट वाली। और ये सभी अभिकरण राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करते हैं, निभाते हैं। तो इस तरीके से साथी आपका जो है यह कंप्लीट होता है। स्लाइड आता है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हम आपको पूरा कंटेंट के बाद बोले थे करवाएंगे। 20 क्वेश्चन साथी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। आप लोग जरूर से जरूर इसको देखिएगा। एनसीईआरटी का गठन कब हुआ, मैंने अभी पढ़ाया था, 1 सितंबर 1961। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद में एनसीईआरटी की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं, कितनी हैं, तो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। कितनी हैं, 4। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, 12 सितंबर 1960 को। कब हुई, 12 सितंबर 1960। न्यूपा कहाँ स्थित है, न्यूपा जो है, न्यूपा नई दिल्ली में। ना से न्यू मतलब ना, न्यूपा भी ना से स्टार्ट हो रहा, नई दिल्ली भी क्या है, ना से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद साथी अब चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर लेकर के। अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए। अगला क्वेश्चन हमारा यही है, इसमें कहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू स्थित है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। मतलब इग्नू कहाँ पर है, नई दिल्ली में। नीपा का नाम बदलकर न्यूपा कब किया गया, तो 1983 में किया गया। कब, 1983 में। इनका नाम पहले नीपा था, इनको जो है 1983 में नीपा कर दिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का नाम बदलकर राष्ट्रीय मुक्त किया गया कब, 2002 में, सन 2002 में। कब, सन 2002 में। राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान स्थित है, कहाँ पर है, वाराणसी, मैंने अभी बताया। उसके बाद में साथी आता है मनोविज्ञान की स्थापना कब की गई, तो मनोविज्ञान की स्थापना 1945 में किया गया। परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश का कार्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, इसका कार्यालय कहाँ है, लखनऊ। ठीक है। उसके बाद में साथी राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है, कहाँ पर है, लखनऊ। कहाँ पर है, लखनऊ में। उसके बाद में साथी आपको भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला स्थित है, कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद, सी ऑप्शन सही है। उसके बाद में आता है एनआईओएस की स्थापना हुई थी, कब हुई, 1973 में। 1973 ईस्वी में, बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, कब हुई, विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 में हुआ। कब हुआ, 1956 में। न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आता है, न्यूपा परिषद का अध्यक्ष होता है कौन, मानव संसाधन विकास मंत्री। कौन होता है, मानव संसाधन विकास मंत्री, सी ऑप्शन सही होगा। एनसीईआरटी स्थित है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। उसके बाद में अब अगला क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लखनऊ में। इसी को बोलते हैं एससीईआरटी। एससीईआरटी कहाँ पर है, लखनऊ में। प्रदेश में
संस्कृत विषय का पठन पाठन की क्रिया कक्षा मतलब किस कक्षा से प्रारंभ किया गया है? तो कक्षा प्रदेश में कक्षा किस क्लास से स्टार्ट किया गया है इसको? इसका जो है आंसर कक्षा 3 से होगा। किससे होगा? कक्षा 3 से। यह जो है जो दिया गया है यह टाइप एरर है। ठीक है साथी, कक्षा 3 से बी ऑप्शन सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1985 में। ये ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा कार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की नहीं है? इसमें पूछा नहीं, तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान, इसमें डी ऑप्शन नहीं होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति परीक्षाओं का क्या है? आयोजन, डी ऑप्शन नहीं होगा। पढ़ें, समझें और सफल हों। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्लास आपकी जो है यहीं पर कंप्लीट होती है। मैंने आपको पूरा कंटेंट के साथ में पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन कराया हूँ साथी। आप लोग इसको जरूर से जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है साथी, मैंने आपको अपने देखिए थंबनेल में मैंने बताया भी है कि एक ही क्लास में पूरा खल्लास हो जाएगा, पूरा कंटेंट प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़बरदस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।